हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक बार क्विक रिकॉल करते हैं कि यहाँ तक हम पहुँचे कैसे। इफ़ वी लुक एट द कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H, तो हमें ये समझ में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल हो बाय लॉ। एग्रीमेंट कैन बी एनीथिंग, द सेट ऑफ प्रोमिसेस, है ना, promises which form consideration for each other, या फिर हम उसको बोल सकते हैं सबसे पहले किसी ने ऑफर दिया, उस ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया, इट बिकम्स अ प्रॉमिस, उसके साथ कंसीडरेशन जुड़ गया, इट बिकम्स एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट व्हेन accompanied बाय एनफोर्सेबिलिटी इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो इतनी हिरार्की हमको समझ में आ गई है। ऑल्दो इस चैप्टर में बहुत कुछ है एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग जो हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में। सो वी हैव टू टेक दिस फॉरवर्ड, और बिलीव मी एक एक चीज़ एकदम आपको क्लियर हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एज आई टोल्ड यू वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स on the basis of validity, on the basis of formation, on the basis of execution. But एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो क्या थी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस एक्ट के हिसाब से आपको रेमेडीज़ मिले, ड्यूटीज़, राइट, सब चीज़ें डिफाइन हो, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई काम ही नहीं है ना। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप उसके फायदे नहीं उठा पाएंगे, उसको आप इस एक्ट के थ्रू, जो एक्ट क्या होता है, एवरी एक्ट, एवरी लॉ दैट इज मेड टू स्टैब्लिश अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इज मेड टू स्टैब्लिश अ सेट ऑफ ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस और राइट्स एंड ड्यूटीज, है ना, हर पार्टी को डिफाइन करता है और कन्फर करता है। तो इस एक्ट के थ्रू भी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के थ्रू भी, जो दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं उनको डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट ड्यूटीज़ बताई गई हैं। पर उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कब एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल करा सके वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब इसमें कुछ एसेंशियल्स हो, जब इसमें कुछ एसेंशियल्स हो विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कुछ एसेंशियल्स सेक्शन 10 में दिए हुए हैं, और कुछ एसेंशियल्स सेक्शन 10 में तो नहीं दिए हुए हैं, पर एक्ट के जगह जगह प्रोविजंस पढ़ के हमें समझ में आता है कि ये ज़रूरी है, ये नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वो सारे एसेंशियल्स, द वंस विच आर गिवन अंडर सेक्शन 10 और द वंस विच आर नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10 बट स्टिल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे एसेंशियल्स को अब हम पढ़ने वाले हैं, राइट। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन वेरी इंटरेस्टिंग वे, क्योंकि ये एक्ट इतनी इंटरेस्टिंग है तो हमें थोड़ा सा तो इसको इंटरेस्टिंगली पढ़ना भी चाहिए, राइट। पहले हम डिस्कस करेंगे अदर एसेंशियल्स, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे और डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 वाले एसेंशियल्स। ठीक है, चलो, सबसे पहली बात, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, देयर मस्ट बी टू पार्टीज। अदर एसेंशियल्स पे हम आ जाते हैं। आई होप आपको ये दिख रहा है। दो पार्टीज का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कैन यू कॉन्ट्रैक्ट विद योर ओन सेल्फ? देखो, सलमान खान के पास ये पावर है कि वो अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो अगर एक बार उन्होंने कोई कमिटमेंट कर लिया तो क्या होगा, उनका उनके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिकॉज वो अपने आप की भी नहीं सुनेंगे, राइट। बट एक्चुअल या प्रैक्टिकल लाइफ में दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक सिचुएशन इमेजिन करो
मेरा एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। हम सबको पता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें से प्रोप्राइटरशिप भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने एक छोटी सी दुकान खोली है, प्रोप्राइटर हूं मैं उस दुकान की। वो दुकान बंद हो रही है। उस दुकान में जितने भी एसेट हैं वो सारे एसेट, उस दुकान में कुछ फर्नीचर था, कुछ पंखा लगा था, कुछ लाइट लगी थी, वो सब किसका हुआ? मेरा हुआ। डू यू एग्री? मेरा हुआ कि नहीं हुआ? अब वो बिजनेस और मैं दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? मैम, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज नो न्यू पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। जैसे हम बोलते हैं कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी होती है अपने मेंबर्स से, पर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज एज गुड एज द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। तो ये जो एसेट, मतलब जो लाइट पंखा मैं उठा के अपने घर लेके जा रही हूं, क्या ये इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस लाइटर पंखा बेच रहा है और मैं लाइटर पंखा खरीद रही हूं? तो बिजनेस ने जो लाइटर पंखा बेचा उस पे उनको कैपिटल गेन हुआ होगा, उस पे उनको टैक्स देना पड़ेगा। सोचो। नहीं मैम, क्यों? क्योंकि बायर भी मैं और सेलर भी मैं। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? इसी सेम सिचुएशन पे पार्टनरशिप का बेसिस लेके आपका एक केस लॉ भी है, विच विल डिस्कस लेटर, मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि एक ही पर्सन बायर और सेलर दोनों नहीं हो सकता है। नोबडी इन द वर्ल्ड कैन कॉन्ट्रैक्ट विद हिज ओन सेल्फ। हर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको दो पार्टीज की जरूरत है ही है। एक अकेला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, दो पार्टीज होंगी तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वेरी सिंपल, द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल्स। These are the essentials which are not given under section 10. It is so obvious, right? इसीलिए मैम शायद सेक्शन 10 में नहीं दिया है। अब दूसरा आता है हमारा intention to create legal obligation through offer and acceptance should be present. काफी हेवी वर्ड्स हैं अब ये। देखो, अगर इसको ऐसे ही पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, और अगर बहुत डेप्थ से पढ़ोगे तो शायद कुछ बातें नहीं भी समझ में आए। तो मैं चाहती हूँ कि आप डेप्थ से ही पढ़ो ताकि आपको ना समझ में आए तो मैं हूं ना समझाने के लिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन थ्रू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस शुड बी प्रेजेंट। हमने यहाँ पे बोला एग्रीमेंट व्हेन accompanied by enforceability becomes a contract। दो बार लोगों ने सिंपली एक बात पे एग्री किया है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा जब तक आपका इंटेंशन एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना नहीं था। नाउ इफ आई एक्सप्लेन यू मोर वी विल लूज द एसेंस ऑफ आवर एग्जाम्पल। तो मैंने दो छोटी छोटी क्लिपिंग्स बनाई है। हम अक्सर बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, बट वी डोंट रियलाइज़ कि हर एक चीज़ में कितना कुछ है टू लर्न। ठीक है, तो दो छोटी छोटी क्लिपिंग्स हैं जिसको देख के आज हम ये समझेंगे कि एक्चुअली लीगल ऑब्लिगेशन कब क्रिएट हो रहा है, कब क्रिएट नहीं हो रहा है, ये हम कैसे समझते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एंजॉय दीज टू क्लिप्स एंड देन विल कम बैक एंड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, राइट। तो आप सबसे पहले ये देखो कि एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है। अक्षय और सलमान दोनों ऑफर कर रहे हैं प्रियंका को कुछ।
नाउ प्रियंका हैज टू डिसाइड कि उनको ये ऑफर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। Now Priyanka has accepted the offer. That means it has become an agreement. But प्रियंका ने किया सलमान के साथ धोखा। क्या सलमान जा सकते हैं कोर्ट में और प्रियंका को स्यू कर सकते हैं? ये है हमारा पहला सवाल। पहले मैं एक आपको डिस्क्लेमर दे दूं ताकि मुझे कोई भी ये मैसेज नहीं आए बच्चों से कि मैम ये इसका वो उसका। इस वीडियो की जितनी भी बातें थी सबकी सब काल्पनिक थी, ठीक है? तो इसका रियल लाइफ से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है? एनी रिजेम्बलेंस इज मियरली अ कोइंसिडेंस। ओके, नाउ मान लीजिए जैसे हमने कि क्लिप में देखा, अक्षय और सलमान ने दोनों लोगों ने क्या किया, प्रियंका को एक ऑफर दिया। द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारी हिरार्की है ना, हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले ऑफर देते हैं हम। तो सबसे पहले अक्षय और सलमान ने प्रियंका को ऑफर दिया, विल यू मैरी मी, राइट? प्रियंका ने एक्सेप्ट किया सलमान का ऑफर, मतलब ये बन गया एक प्रॉमिस, ये बन गया एक प्रॉमिस। दे बोथ आर गेटिंग समथिंग, राइट? दे बोथ आर गेटिंग समथिंग, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है। व्हाट इज एन एग्रीमेंट? द सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। तो दोनों को अपना अपना प्यार मिल रहा है और इन्होंने, क्योंकि एक ने ऑफर दिया दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हैज बिकम एन एग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। पर क्योंकि प्रियंका ने धोखा दिया और शादी कर ली किसी और से, क्या सलमान जा सकते हैं कोर्ट में और स्यू कर सकते हैं, या क्या वो इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आके कोई रेमेडी की उम्मीद कर सकते हैं? द आंसर इज अ बिग नो। क्यों? क्योंकि जब आपने ऑफर दिया या जब आपने एक्सेप्ट किया, क्या आपका इंटेंशन कोर्ट जाना था? क्या आपका इंटेंशन सामने वाले पर्सन को लीगली बाइंड करना था कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो देखो तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है? क्या आपका ऐसा इंटेंशन था? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी ऐसा इंटेंशन नहीं था। और ऐसे टाइप के एग्रीमेंट्स में, मतलब मैं बात कर रही हूं डोमेस्टिक सोशल एग्रीमेंट्स में, डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन इज नॉट प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट। अगर प्रेजेंट है तो आपको ऐसा प्रूव करना पड़ेगा, तब आप इस कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो। बेसिक चीज क्या है? इन केस ऑफ डोमेस्टिक सोशल एंड पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स, द लॉ प्रिज्यूम्स, लॉ ये मान के चलती है कि पार्टीज के पास कोई इंटेंशन नहीं था टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। हस्बैंड ने वाइफ से वादा कर लिया कि तुम एक दिन चुप रहो और मुझे शांति का पूरा एक शांति भरा दिन दे दो, मैं तुम्हें एक डायमंड नेकलेस दूंगा। वाइफ के लिए बड़ा मुश्किल होता है। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ गर्ल्स आर, कितना बोलती हैं। अभी शायद आपका भी मन कर रहा होगा कि मैम आप कितना बोल रहे हो, आप चुप हो जाओ, बट मेरा यहाँ पे काम है बोलना, तो मैं चुप नहीं हो सकती। बट वाइफ चुप हुई और पूरे एक दिन वो शांत रही, पर उसको डायमंड नेकलेस नहीं मिला। वाइफ पहुंच गई सीधे कोर्ट में और हस्बैंड को स्यू करने की कोशिश की कि आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हस्बैंड ने ऑफर दिया था तुम चुप रहोगी तो आई गिव यू अ डायमंड नेकलेस। वाइफ ने एक्सेप्ट किया था, दोनों के बीच में एग्रीमेंट था। हस्बैंड के लिए कंसीडरेशन था एक सुकून भरा दिन, वाइफ के लिए कंसीडरेशन था वो डायमंड नेकलेस। तो देयर वॉज एन एग्रीमेंट, बट सच एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। व्हाई? बिकॉज द पार्टीज डिड नॉट हैव इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। क्यों? क्योंकि लॉ
इन केसेस में ये मान के चलता है कि आपके पास कोई इंटेंशन नहीं होगा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। तो पिछले क्लास में जितने मनोहर सुहाने सपने हमने सजाए थे कि आए दिन सुबह से लेकर रात तक हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, अब समझ लो कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इस एक्ट के परव्यू में नहीं आते हैं। आपके फादर ने प्रॉमिस किया 80% लेके आओ तो आई विल गिव यू अ बाइक। आप 80% ले आए, बाइक नहीं मिली, कोर्ट में नहीं जा सकते बेटा, कुछ भी नहीं कर सकते, चुपचाप आगे पढ़ाई करो, राइट। नो रेमेडी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। बिकॉज इट इज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। इसके ऊपर एक बड़ा फेमस केस लॉ है। इसके ऊपर एक बड़ा फेमस केस लॉ है। इसमें हुआ क्या था कि हस्बैंड ने वाइफ से वादा किया कि मैं जा रहा हूं, ठीक है, सो दे आर नॉट लिविंग टुगेदर, पर मैं तुमको कुछ मेंटेनेंस का अमाउंट दूंगा हर महीने जब तक मैं इंडिया के बाहर रहता हूं, ठीक है, 3000 यूरोज आई एम गोइंग टू गिव यू एवरी मंथ। पर कुछ ही समय बाद हस्बैंड ने जो वादा किया था कि मैं तुम्हें हर महीने 3000 यूरोज दूंगा, वो बंद कर दिया देना। अब क्या वाइफ जा सकती है और उसको स्यू कर सकती है? नहीं कर सकती है। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट a commercial agreement and the parties while making this agreement or while agreeing to this particular point did not have any intention to create a legal obligation। पर देखो, ये हमने देखा है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं है, पर यही डिवोर्स केसेस होते हैं, राइट। डिवोर्स केसेस होते हैं या हस्बैंड एंड वाइफ अलग रहते हैं, मेंटेनेंस का केस फाइल करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मेंटेनेंस का केस फाइल करते हैं, कोर्ट ग्रांट करता है कि हाँ मेंटेनेंस दिया जाएगा, और कोर्ट ने बोला आपको 15,000 रुपये मेंटेनेंस देना है अपनी वाइफ को, दिस इज अ कोर्ट्स ऑर्डर, ये फॉलो करता ही करते हैं, ठीक है। तो इससे और उसको कंफ्यूज नहीं करना। लॉ का प्रिजम्पशन होता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स के केस में कि पार्टीज का कोई इंटेंशन नहीं था लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना, ठीक है। आप अदरवाइज प्रूव कर सकते हैं टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस क्लियर? पर कमर्शियल एग्रीमेंट्स के केस में लॉ हमेशा ये मानती है कि पार्टीज का इंटेंशन था टू क्रिएट लीगल रिलेशन। देखते हैं हम अगेन एक वीडियो। यहां पे सुना होगा आपने लक्ष्मी चिट फंड, द फेमस केस, वही है ये। हमारी कंपनी जिस फॉरेन कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करती है, वो हमें हमारे पैसे 7 दिन में डबल करके देते हैं। देखो, बिपाशा का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने एंड दे टुक द रिसीट आल्सो, राइट? आई सी। यार राजू, हम लोग डायरेक्ट उसी कंपनी में जाते हैं। भगवान के वास्ते चुप रहो ना। Are you satisfied, Mr. श्याम? बिपाशा ने sure. ऑफर दिया आप तीनों के पैसे डबल हो जाएंगे। एंड ताली दे नहीं। एक्सेप्टेड। पैसे पैसे हो, ये रखिए, इसमें रिसीट इसमें है। 50 लाख है, इसमें 50 लाख, 1 करोड़ हो गया। हाँ, हाँ? ओके। ओके ओके। Congratulations, बस कुछ ही दिनों में आप सब करोड़पति बनने वाले हैं। तो एक्सेप्टेंस हो गया, इट लीड्स टू प्रॉमिस एंड बिकम्स एन राजू, वो एग्रीमेंट। तेरे डबल वाली का ऑफिस किधर है बाबा? अरे ये क्या, ये बिल्डिंग में, ये देख। चलते चलते। अरे किधर के ऑफिस? हुआ क्या, बिपाशा तो पैसे लेके ये तो खंडर है। अरे कहाँ गया ऑफिस? हटो रे, हटो यहाँ से। क्या हटा यार? वो लक्ष्मी चिट फंड का ऑफिस था ना, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, किधर गया वो? पगार मिलेगा बोलकर नौकरी पे रखा था। आज यहाँ आए तो पता चला कि सब रफू चक्कर है। क्या? अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ट्रायो बिपाशा को स्यू कर सकते हैं या नहीं। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू सी कि क्या ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है या क्या ये एक कमर्शियल एग्रीमेंट है। क्या पार्टीज का इंटेंशन व्हाइल एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट वाज टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, वाज टू लीगली बाइंड द अदर पार्टी और नॉट। पहले केस में हमने देखा सब प्यार भरा था, सोशली हम बात कर रहे थे, बातचीत थी, वहां पे कोई लीगल एंगल था ही नहीं। यहां पे
डेफिनेटली दिस अ लीगल एंगल। अगर कोई चिट फंड कंपनी है, उन्होंने आपसे पैसे लिए, आपको कुछ फेक प्रोमिसेस किए, कुछ फेक डॉक्यूमेंटेशन दिया, फेक रसीद दिया, एंड दे रैन अवे, यू कैन डेफिनेटली स्यू दिस पर्टिकुलर कंपनी, यू कैन डेफिनेटली स्यू बिपाशा। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ कमर्शियल एग्रीमेंट्स लॉ ये मान के चलती है कि पार्टीज का इंटेंशन था टू क्रिएट लीगल रिलेशन, टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, देखो, आपने किसी से वादा किया कि मूवी पे आएंगे या मूवी पे चलते हैं, और आपने लास्ट मिनट पे उसको डिच कर दिया, उसने सारे प्लान कैंसिल करके वो मूवी देखने के लिए आपके लिए आया था, बट वो कोर्ट में थोड़ी ना जा सकता है, बिकॉज दिस इज अ सोशल एग्रीमेंट, दिस इज नॉट डोमेस्टिक बट दिस इज अ काइंड ऑफ सोशल एग्रीमेंट। तो सोशल एग्रीमेंट हो, आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो, कोई भी एग्रीमेंट हो, इसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते और स्यू नहीं कर सकते अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यू विल नॉट गेट एनी रेमेडीज, कुछ आपका भला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉ ये मान के चलेगी कि आप कौन सा कुछ लीगली कर रहे थे यार, आपका लीगल इंटेंशन ही नहीं था। लॉ में सबसे जरूरी होता है इंटेंशन, ठीक है, पर कमर्शियल एग्रीमेंट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो देयर मस्ट बी एन इंटेंशन on the part of parties to create legal obligation। हम कैसे ये देखेंगे या ये समझेंगे कि इंटेंशन है या नहीं है? डोमेस्टिक एग्रीमेंट के केस में हम ये मान के चलेंगे कि इंटेंशन नहीं है, कमर्शियल एग्रीमेंट के केस में हम ये मान के चलेंगे कि इंटेंशन है। ठीक है, क्या parties are willing to make themselves legally bound? If yes, then they definitely have the intention. Okay, an obligation to maintain wife and children, an order of court of law, etc. These are status obligations and so out of the scope of Indian Contract Act. This is not a legal obligation, this is a status obligation that has been conferred by the court of law. तो ये इस एक्ट के स्कोप के बाहर है, ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। पहला हमने देखा कि दो पार्टीज का होना ज़रूरी है, और ये केस लॉ जो है ये आपको याद रखना ही रखना है, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। ठीक है, ये आपको याद रखना ही रखना है। अगला है टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। एक मैन, उन्होंने वादा किया, ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कि मैं आपको 100 किलो वीट, इनके हाथ में ये जो सुंदर सी प्यारी सी वीट है, ये 100 किलो वीट आपको प्रोवाइड करेंगे 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। ठीक है, इस मैन ने किसी पर्सन के साथ ऐसा वादा किया, तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, इसने ऑफर दिया होगा कि क्या आप मेरी ये वेट 30 रुपीज़ केजी के हिसाब से 100 केजीज लेंगे? सामने वाले पर्सन ने कहा हाँ लेंगे। ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, प्रॉमिस बन गया, कंसीडरेशन है, एग्रीमेंट बन गया। क्या इसको हम एनफोर्स करा सकते हैं इन अ कोर्ट ऑफ लॉ? डेफिनेटली करा सकते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी है। पर देखो हुआ क्या, ये आपको इमेज दिख रही है, इसमें क्या है, आग लग गई है, पूरे के पूरे खेत में आग लग गई है। So the farms have been destroyed, the crops have been destroyed. Before this man could supply wheat to the person entitled or to the person with whom he had entered into a contract with, उसके पहले ही क्या हुआ, आपकी wheat पूरी की पूरी destroy हो गई। इस इंसान ने धोखा नहीं दिया है, दिस इज अ नेचुरल कैलामिटी दैट हैज अकर्ड, राइट, कुछ नेचुरल चीज़ हुई है, कुछ हुआ है, इट इज़ नॉट हिज फॉल्ट, इसकी गलती नहीं है, इसने धोखा नहीं दिया है, पर अब ये वीट तो नहीं दे सकता, इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल। जो वीट थी उसके पास वो जल गई। आपने मुझसे कहा कि मैम ये बुक बेच दीजिए अपनी 500 रुपये में, मेरे पास बुक ही नहीं है तो मैं कैसे बेचूंगी। इसके पास वीट थी तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, अब इनके पास वीट ही नहीं है, हाउ विल ही सेल द वीट? सो इट हैज बिकम इम्पॉसिबल फॉर हिम टू परफॉर्म हिज पार्ट, दैट मीन्स ही इज नो मोर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग।
इनकैपेसिटी हो गई है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की, और अगर इनकैपेसिटी हो जाती है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा. That means the terms of agreement should be capable of performance. An agreement to do an act impossible in itself cannot be enforced. Cannot be enforced. किसी ने आपसे बोला कि आप मुझे 1000 रुपीज़ दीजिए और मैं यहाँ पे, ये जो ग्राउंड है, यहाँ से आपको 100 किलो सोना निकाल के दूंगा अपने जादू से. This is something that is impossible, right? This is something that is impossible. तो ऐसे जो टर्म्स होते हैं एग्रीमेंट के, जो परफॉर्मेंस की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएंगे. तो सबसे पहली बात, 2 पार्टीज होनी चाहिए. दूसरी बात, इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. तीसरी बात, जो आपके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं. अब आपके मन में ये बात उठ रही होगी कि मैम जब इसने वीट के कॉन्ट्रैक्ट के साथ एंटर किया तब तो इसके पास वीट थी, दैट मीन्स तब कैपेबिलिटी थी, बट बाद में कैपेबिलिटी नहीं रही, तो पहले वैलिड रहा होगा, अब वैलिड नहीं रहा. अगर स्टार्टिंग से आपने कुछ ऐसा बोला मैं जादू से ये ला दूंगा, तो वो स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल था, स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं था. ठीक है. उसके बाद है द मीनिंग मस्ट बी सर्टेन. मीनिंग आपके कॉन्ट्रैक्ट का सर्टेन होना चाहिए. बाबूराव ने मुझे कॉल किया और मुझे बोला कि बेटा मुझे 10 टन ऑयल दे देना, 10 टन ऑयल दे देना. अब हमको पता है कि हम इंडिया में कितने तरीके के ऑयल यूज़ करते हैं. We have mustard oil, we have olive oil, we have coconut oil, we have refined oil, we also call ghee some oil. ठीक है, कितने तरीके के ऑयल्स हैं हमारे पास, कैस्टर ऑयल, अलग अलग तरीके के ऑयल्स हैं. तो इनके पास, इनकी शॉप में इतने तरीके के ऑयल्स थे. आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 10 टन ऑयल सप्लाई करूंगा एट 40 रुपीज़ पर लीटर. कौन सा ऑयल? उन्होंने सोचा कुछ और, आपने सोचा कुछ और, उन्होंने बताया नहीं, आपने बताया नहीं. दैट मीन्स देयर इज नो सर्टेनिटी टू व्हाट यू आर आस्किंग फॉर. आपके एग्रीमेंट का कोई सर्टेन मीनिंग है ही नहीं. वो ऑलिव ऑयल हो सकता है, वो आपका कैस्टर ऑयल हो सकता है, वो आपका मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, कोई भी ऑयल हो सकता है. दैट मीन्स देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. अगर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है तो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट. तो देखो, सप्लाई ऑफ 10 टन्स शुड स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ ऑयल टू गिव सर्टेन मीनिंग टू एन एग्रीमेंट, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. सो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पहला 2 पार्टीज, दूसरा इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, तीसरा the capability of performance, and चौथा certain meaning. Next is legal formalities. Now this does not apply in all cases. यहाँ पे आप लिख लो not applicable in all cases. आपने कभी भी अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया उसमें ये सुना या ये समझा कि एक एग्रीमेंट इन राइटिंग होना चाहिए. इट कैन नॉट बी एन ओरल एग्रीमेंट, नथिंग लाइक दैट. एन एग्रीमेंट मे बी इन राइटिंग, मे बी ओरल. हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मैंने टेलीफोन पे आपसे बात की थी, टेलीफोन पे आपसे बात की थी और आपको ऑर्डर प्लेस किया था 10 टन्स ऑफ ऑयल का या 10 टन्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल का. इस रेट पे हमने रेट फिक्स किया था और मैंने आपको एडवांस पेमेंट भी भेज दिया. अब आपने मुझे ऑयल सप्लाई करने से मना कर दिया. लास्ट मिनट पे मेरा इतना नुकसान हो गया, आई हैड टू बाय ऑयल फ्रॉम सम अदर प्लेस डबल रेट पे एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आई कैन सू यू. क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिटन था? क्या मैंने ये राइटिंग में लिखा था? नहीं. फिर भी आई कैन सू यू, फिर भी मुझे इस एक्ट के अंदर रेमेडीज मिलेंगी. दैट मीन्स ऐसा कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है दैट इट हैज़ टू बी इन राइटिंग और इट हैज़ टू बी ओरल. बट in certain types of contracts, one such contract is insurance. कभी इंश्योरेंस पॉलिसी ओरल सुनी है?
मैम विश्वास ही नहीं होगा, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज का हमको भरोसा नहीं होता है। इंसान ऊपर चला जाता है बट क्लेम तब आता है जब शायद अगला इंसान भी ऊपर चला जाता है, तो क्लेम मिलने में बहुत दिक्कतें होती हैं, राइट। थिंग्स आर चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग डेफिनेटली, बट फिर भी इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है, वो भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैं आपको प्रीमियम दूंगा और इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है हम आपको रिस्क कवर देंगे, तो दोनों के लिए कंसीडरेशन है, दोनों के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, अपने एक अपनी अलग लॉ की दुनिया बनाई उस कॉन्ट्रैक्ट में, सारी उस पॉलिसी में सारी चीज़ें लिखी एंड यू एग्रीड। एक भी कोई फॉलो नहीं करेगा, यू हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रेमेडीज, है ना। पर ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो वैलिड तभी होगा जब आप इसको लिखित इन राइटिंग रखेंगे। सो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज वन सच कॉन्ट्रैक्ट विच इज गोइंग टू बी वैलिड ओनली व्हेन पुट इन राइटिंग, ओके। लाइकवाइज आपने देखा होगा लैंड रजिस्टर कराना है तो ओरली थोड़ी ना हो सकता है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स बनवाने ही पड़ेंगे, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी ही लगेगी, राइट। तो आपके कुछ तरीके के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अंडर डिफरेंट लॉज रिस्पेक्टिवली, जहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो पूरी करेंगे तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो उनके अपने गवर्निंग लॉज हैं और उसके हिसाब से आपको वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी, तभी आपका वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। Now we'll come to the essentials which are given under section 10. Under section 10. देखो इतनी बातें समझ में आ गई हमको, आगे बढ़ते हैं हम। Essentials of a valid contract as given under section 10. सबसे पहला, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज एच में कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। तो एग्रीमेंट तो सबसे पहले होना ही होना चाहिए। रीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एनीथिंग। ए ने एग्री किया कि मैं आपसे 1 किलो शुगर लूंगी 40 रुपीज़ पर केजी पे, और बी ने इस पे एग्री कर लिया। दैट मीन्स दे बोथ हैव एग्रीड ऑन समथिंग, दे बोथ हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑन एनीथिंग, दैट इज एन एग्रीमेंट। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग कि दो पार्टीज होनी चाहिए, जो हमने पहले पढ़ा, और दो पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। वो एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए विच इज इंटेंडेड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। इट शुड हैव अ सर्टेन मीनिंग, इट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, राइट। और अगर ये कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे और कोई लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है तो वो भी होनी चाहिए। इसके बाद इट शुड बी मेड विद फ्री कंसेंट, विद फ्री कंसेंट। ये थोड़ा सा अलग टर्म है, इंटरेस्टिंग है, ऑल्दो वी हैव टू स्टडी फ्री कंसेंट सेपरेटली, बट फिर भी हम यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझते हैं। पहले हमें समझना है कि कंसेंट का मतलब क्या होता है। कंसेंट मतलब यू एग्री टू समथिंग, राइट। आपकी सहमति है या नहीं है। मिस्टर ए के पास 2 गाड़ियां हैं। मिस्टर ए के पास 2 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी है उनके पास पर्पल कलर की और एक कार है उनके पास ब्लू कलर की। मिस्टर ए ने सोचा कि मैं ब्लू कार सेल कर देता हूं 2 लाख रुपए की टू बी। मतलब मिस्टर ए ने सोचा कि मैं ये वाली कार इनको सेल कर दूंगा 2 लाख में। पुरानी गाड़ी है, वो सेल करना चाहते हैं 2 लाख में। और ये जो मिस्टर बायर हैं, सी एनी वन हु इज़ मेकिंग एन ऑफर, ठीक है, वो ऑफरर होता है और ये ऑफरी होता है। जब वो प्रॉमिस की बात आ जाती है तो प्रॉमिसर प्रॉमिसी बन जाता है, राइट। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बस इतना ही लिख रही हूँ दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज द सेलर एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन इज द बायर, राइट।
इतनी बात समझ में आई? तो सेलर के पास 2 गाड़ियां हैं, पर्पल और ब्लू कलर की, और उसने सोचा कि मैं अपनी ब्लू कार 2 लाख रुपए में बी को दे देता हूं, और उसने ऑफर किया। पर उसने बोला क्या, विल यू बाय माई कार फॉर 2 lakhs? अब ये जो बायर है, देखो जरा, बायर के दिल और दिमाग में छाई है, सॉरी, ही इज द सेलर and he is the buyer. I'll write it here so that आपको confusion ना हो। ये क्या है, seller है, right? और ये क्या है, buyer है। सेलर के दिल और दिमाग में छाई हुई है ब्लू कार, क्योंकि उसको ब्लू कार सेल करनी है, बट बायर की नज़र पड़ गई है उस पर्पल कार पे। और जब आपसे सेलर ने पूछा विल यू बाय माई कार फॉर 2 lakhs, द बायर एग्रीड एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड विलिंग टू बाय द कार। सो पहले ऑफर दिया सेलर ने कि क्या आप मेरी कार खरीदेंगे 2 लाख में, और बायर ने एग्री कर लिया कि हाँ मैं आपकी कार खरीदूंगा 2 लाख रुपए में। दे बोथ हैव एग्रीड, पर क्या ये दोनों एक ही चीज सोच रहे हैं? नहीं, एक के दिमाग में कुछ और है और दूसरा कुछ और ही ख्याली पुलाव पका रहा है, राइट? दैट मीन्स दे डू नॉट हैव सेम minds. They are not thinking the same things. They do not have identity of minds. I repeat, they do not have identity of minds. मतलब consensus ad idem. Consensus ad idem. इट मीन्स आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, मतलब जो मैं सोच रही हूँ वही आप भी सोच रहे हैं, ठीक है? जो मैं सोच रही हूँ वही आप भी सोच रहे हैं। दैट मीन्स वी डू हैव आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, एंड वेन एवर यू आर एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट यू मस्ट हैव आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। मतलब आप दोनों एग्री तभी करोगे ना जब आप दोनों एक ही बात सोच रहे हो। ये कार बेचना चाहता है, ये कार खरीदना चाह रहा है, पर ये जिस कार को बेचना चाह रहा है ये किसी और कार को खरीदना चाह रहा है। दैट मीन्स सेलर हैज़ ब्लू कार इन माइंड while buyer has purple car in mind, which means there is absence of identity of minds। मतलब हम नहीं बोल सकते कि उनके पास कंसेंट है। कंसेंट मीन्स आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, मतलब अगर आपने सहमति दी है किसी बात पे तो सही बात पे दी है ना। दोनों लोग एक ही चीज सोच के सहमत हो ना, ठीक है? दोनों लोग एक ही चीज सोच के सहमत होना। एक बहुत फेमस मूवी है हम आपके हैं कौन, शायद आपने देखी होगी। उसमें क्या होता है, टुवर्ड्स द एंड व्हेन एक्चुअली माधुरी दीक्षित एग्रीज फॉर मैरिज, तो वो सोच रही होती हैं कि उसकी शादी उसी इंसान से हो रही है जिससे एक्चुअली वो चाहती हैं, राइट? बट ऐसा होता नहीं है। दैट मीन्स उन्होंने हाँ तो बोला बट उनकी कंसेंट नहीं थी, कंसेंट वॉज मिसिंग बिकॉज देयर वॉजंट एनी आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, राइट? बट ये हमने मीनिंग समझा कंसेंट, अभी हमें मीनिंग समझना है फ्री कंसेंट का। मान लीजिए बायर और सेलर दोनों ने ब्लू कार के बारे में ही सोचा, मतलब दे हैड आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स एंड दे हैड कंसेंट ऑल्सो। बट व्हाट अबाउट फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट किसको बोलते हैं? ऐसी सहमति जो किसी भी बुराई से परे हो, ऐसी सहमति जो किसी भी बुराई से दूर हो, जो किसी भी इन्फ्लुएंस से दूर हो। मतलब ए ने थ्रेटन किया बी को, क्या आप मेरी कार खरीद लीजिए 2 लाख रुपए में, नहीं तो मैं आपकी डॉटर को किडनैप कर लूंगा। एंड बी एग्रीज। क्या और कोई ऑप्शन रहेगा? ऐसे गन पॉइंट पे रख के कोई बोलेगा कि ये कार खरीद लो 2 लाख रुपए में, नहीं तो तुम्हारी डॉटर को किडनैप कर लूंगा, तो वो क्या बोलेगा? हाँ 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 मैं खरीद लूंगा 2 लाख रुपए में, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं खरीद लूंगा। पर नाउ दे बोथ आर एग्रीइंग ऑन टू द सेम थिंग। वो भी अपनी ब्लू कार ही बेच रहे हैं, आप भी उनकी ब्लू कार ही खरीद रहे हो, 2 लाख में ही खरीद रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने भी बोला है वही, आपने भी समझा है वही, जो बोला वही समझा,
बिल्कुल अलाइक माइंड्स हैं, हमारी आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स है, बट क्या हमने अपने दिल से समझा? क्या हम दिल से ऐसा करना चाहते हैं? दिल छोड़ो, क्या हम दिमाग से ऐसा करना चाहते हैं? क्या हम सच में ऐसा करना चाहते हैं, या हम किसी प्रेशर में आके ऐसा कर रहे हैं? या हम किसी प्रेशर में आके ऐसा कर रहे हैं? सो इफ वी आर डूइंग इट अंडर सम प्रेशर, दैट मीन्स हमारी सहमति तो है, हमारी कंसेंट तो है, बट इट इज नॉट free. But it is not free because we have been pressurized by some person, or you can say by this gun. मतलब हमारे ऊपर कुछ ऐसे measures apply किए गए हैं. 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense or in the intended sense. This can also be understood as identity of minds in understanding terms, namely consensus ad idem. Such a consent must be free, that is not caused by coercion, undue influence, etc. समझ में आया? अब ये coercion क्या होता है, undue influence क्या होता है? आप अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हो तो आप उसका गलत फायदा उठा रहे हो। डॉक्टर आपको सर्जरी के दौरान बोले आपका पेट खोल के, इधर आपकी सर्जरी चल रही है। कुछ सर्जरीज में ऐसा होता है व्हेन यू हैव फुल सेंस, ठीक है, वो लोकल एनेस्थीसिया देके आपको पूरी आप बातचीत कर सकते हो। तो मान लीजिए इधर आपकी बॉडी ऐसे खुली हुई है और उधर आपको बोल रहे हैं कि मेरे पास ना एक लैंड है 1 करोड़ रुपए का, ले लो। अब क्या है, पेशेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। पेशेंट क्या बोलेगा, हाँ जो आप बोलेंगे वो ले लेंगे, मेरा पेट तो आप वापस से ठीक करो, राइट। तो ये क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। मतलब जब आपने उनके साथ डील की कि वो आपका लैंड 1 करोड़ का ले लेंगे, तो आपने उनकी कंसेंट फ्री नहीं थी। वाई? बिकॉज इट वॉज ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अभी ये सब चीज़ें जब हम फ्री कंसेंट पढ़ेंगे अच्छे से, तब और इसको समझेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर कंसेंट फ्री नहीं है या कंसेंट ही नहीं है, तो मतलब देयर हैज़ टू बी आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, एंड दैट आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स हैज़ टू बी फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर, ठीक है। तो अगर फ्री कंसेंट है तभी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट यू हैव कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अगेन सेक्शन 11 बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ पढ़ना है। फिलहाल के लिए जिस पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, ही शुड बी कैपेबल और कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक माइनर है, एक छोटा सा बच्चा है, आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि बेटा ये मेरा 100 kg की जो चॉकलेट्स हैं, ठीक है, या 100 चॉकलेट्स हैं, इसको आप वहाँ पे डिलीवर कर दो एंड आई विल गिव यू 1000 रुपीज़। तो आपने उनको 1000 रुपीज़ दिए और बोला कि ये 100 चॉकलेट्स कहाँ डिलीवर कर देना, उस शॉप पे। अब क्या हुआ, छोटे से बच्चे को पकड़ा दिया आपने चॉकलेट्स, 100 चॉकलेट्स। उसने क्या किया, बहुत कोशिश की 100 चॉकलेट्स खाने की, समहाउ ही एक्चुअली एट 50, और बाकी 50 चॉकलेट्स उसने इधर उधर कहीं छुपा दी। अब आपने फ़ोन किया जिसके पास डिलीवरी पहुंचने वाली थी, भैया चॉकलेट्स मिल गई। उसने कहा कौन सी चॉकलेट्स? फिर आप गए वो माइनर बच्चे के पास, आपने बोला मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, मैंने तुम्हें 1000 रुपये दिए थे और बोला था ये चॉकलेट वहाँ डिलीवर करना है, क्यों नहीं की? मैं तुमको कोर्ट लेके जाऊँगा। अब आप कोर्ट पहुँचे, कोर्ट में आपने बोला इस बच्चे को मैंने दी थी। अरे इस बच्चे को दी क्यों थी? पहला सवाल, why? Because he is not competent to enter into a contract. सेक्शन 11 के हिसाब से आप उसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो जो मेजर हो। मेजर का मतलब होता है एटलीस्ट 18 years ऑफ एज। तो 18 years या उससे ज़्यादा एज का जो पर्सन है, आप उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। दूसरी बात वो होना चाहिए साउंड माइंड का। साउंड माइंड क्या मतलब होता है, ही हैज़ दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ऐसा होता है कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत बुद्धू होता है, बट दोनों साउंड माइंड के हैं, पागल नहीं हैं। दे आर नॉट ल्यूनेटिक, दे आर नॉट ड्रंक, दे आर नॉट इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है। दे आर इन देयर प्रॉपर सेंसेस, दे हैव दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एंटरिंग इनटू। उसको हम बोलते हैं साउंड माइंड। तो माइनर इनकैपेबल,
साउंड अनसाउंड माइंड, इनकैपेबल, और ये कुछ और लोग हैं जो इनकॉम्पिटेंट होते हैं टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये थर्ड कैटेगरी में आते हैं, इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से नहीं, किसी भी लॉ के हिसाब से वो डिस्क्वालिफाइड है, टू विच ही इज सब्जेक्ट। मतलब जहाँ पे भी आप जिस भी लॉ की बात कर रहे हो उस हिसाब से वो डिस्क्वालिफाइड है। अब कौन से लोग होते हैं जो डिस्क्वालिफाइड होते हैं? वन सच एग्जाम्पल इज अ पर्सन हु हैज़ नो मनी। देखो इसको इतना बिल्स वगैरह सब चीज़ पे करना है, बट हिज पॉकेट इज एम्प्टी, ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट मनी बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी मनी। तो ये क्या हो चुका है? इनसॉल्वेंट हो गया है। इनसॉल्वेंट हम उस पर्सन को बोलते हैं जिसकी लायबिलिटी एसेट से ज़्यादा होती है, मतलब उसके पास बैंक में सिर्फ 50,000 रुपये है और बैंक लोन है 50 करोड़ का। उसको कोर्ट बोल देती है कि इस पर्सन के पास पैसे नहीं हैं, ही इज़ नॉट अ सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट इज समबडी हु हैज़ मनी, ठीक है। सॉल्वेंसी की स्टेज में आप हो। इनसॉल्वेंट इज समबडी हुज डेट्स एक्सीड हिज एसेट्स एंड इज इनकेपेबल टू रीपे द डेट्स। तो ऐसा अगर कोई पर्सन है उसके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो टिल वो सॉल्वेंट बन जाए। ऐसा कोई पर्सन जिसने कोई जुर्म किया है, हथकड़ियाँ पहनी हुई हैं, ही इज़ अ कॉन्विक्ट, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। सो दे आर द वंस हु आर डिस्क्वालिफाइड, इनकॉम्पिटेंट रादर दैन डिस्क्वालिफाइड। तो आप कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ कर सकते हो? वन हु इज अ मेजर, वन हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड वन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 और इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम। लॉफुल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, दो बातें लिखी हुई हैं। पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, दैट इज क्विड प्रो क्यू, कुछ आदान प्रदान। ज़रूरी नहीं है वो कैश हो, ज़रूरी नहीं है वो पैसा हो, कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो कंसीडरेशन हो ना वो लॉफुल हो, जो कंसीडरेशन हो वो लॉफुल हो। उसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि कंसीडरेशन क्या है। Here you can see an example, एक बुक स्टोर दिख रहा है आपको, राइट? यहाँ पे क्या कर रहा है ये छोटा सा बच्चा, उसने इतनी बुक्स ली हैं एंड ही इज पेइंग सम मनी टू द कैशियर। अब अगर हम इस पर्सन के लिए बात करें तो इसके लिए कंसीडरेशन क्या है? ये कैश। और इस बच्चे के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए कंसीडरेशन क्या है? ये बुक्स। This person is getting books in exchange of cash and this particular person is giving books in exchange of cash। मतलब ये कैश ले रही हैं और ये बुक्स ले रहे हैं, तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ कंसीडरेशन है। Consideration for bookseller is ₹1000 which is paid by the boy and the consideration for boy is the different books that he purchased from the shop. That is what consideration is. But lawful consideration क्या होता है? अब मान लीजिए इसी अबव एग्जाम्पल में ये जो भोला भाला सीधा साधा बच्चा आपको दिख रहा है ये एक्चुअली इतना भोला है नहीं और ये है उसका असली रूप। एक बैंक लूट के आया है और उस बैंक लूटने के बाद जो पैसे मिले हैं उससे वो बुक्स खरीद रहा है। तो कंसीडरेशन तो है, वो 1000 रुपीज कंसीडरेशन तो है, पर क्या वो लॉफुल कंसीडरेशन है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ही इज बाइंग बुक्स फ्रॉम मनी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय रॉबरी। So it involves consideration, but this particular consideration is unlawful.
इट इज अनलॉफुल। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? किस बात पे, किस चीज़ पे आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि हम लोग चलो एक काम करते हैं, मिलके किडनैप करते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को और उसके फादर से रैंसम मांगेंगे और जितना भी हमें वो रैंसम फिरौती का पैसा मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हमने उस पर्सन को किडनैप किया, उस पर्सन को किडनैप करने के बाद हमें रैंसम भी मिला, 1 लाख रुपीज़ रैंसम मिला। वो 1 लाख रुपये रैंसम आप लेके आए और लेके भाग गए। आधा मुझे देना था 50,000 रुपये, आपने आधा मुझे नहीं दिया। क्या करूँ मैं? जाऊँ कोर्ट में? अगर मैं कोर्ट में गई तो कोर्ट में से पूछेगा ना हुआ क्या है, मैं क्या बताऊँगी? हम लोगों ने किडनैप किया था उसको। तो कोर्ट मेरी प्रोसीडिंग आगे बढ़ाने से पहले मुझे जेल में डाल देगी फॉर एन अनलॉफुल एक्ट। तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट का, हमारे जो एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट था, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का या एग्रीमेंट का सोल पर्पस था, जिस्ट था, जिसके बेसिस पे हमारा एग्रीमेंट हुआ था, वो क्या था? अनलॉफुल था। मतलब जो आप काम करवा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में, से आई सेड कि हम ड्रग्स खरीदेंगे, दैट इज अगेन अनलॉफुल। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये लॉफुल होना चाहिए। मतलब एग्रीमेंट जिस काम के लिए आप कर रहे हो, जिस एक्ट के लिए कर रहे हो, दैट शुड बी लॉफुल, दैट शुड बी लॉफुल। ओके, सो लेट्स से एन एग्जांपल, एन एग्रीमेंट टू ड्रॉप केस अगेंस्ट थेफ्ट if thief returns double the money stolen is a case of unlawful object, is a case of unlawful object। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स के घर में क्या हुई, चोरी हो गई। मिस्टर एक्स के घर में चोरी हो गई और मिस्टर एक्स ने, या छोड़िए मिस्टर एक्स को, हम बात करते हैं कि वाई के घर में चोरी हो गई। वाई कौन है? मिस्टर एक्स का नेबर है, मिस्टर एक्स का नेबर है, ठीक है। अब क्या हुआ, वाई के घर में चोरी जब हुई तो चोर जब बाहर निकल रहा था, मिस्टर एक्स ने चोर को देख लिया, ठीक है, मिस्टर एक्स ने चोर को देख लिया। अब मिस्टर वाई ने केस फाइल किया तो एक्स ने उस चोर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि चोरी का आधा पैसा मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट गवाही नहीं दूंगा। आई विल नॉट बी अ विटनेस इन योर केस इफ यू पे मी हाफ द मनी दैट यू हैव स्टोलन। अगर मैंने गवाही नहीं दी बट उस चोर ने मुझे आधे पैसे नहीं दिए तो हमारे और चोर के बीच का जो एग्रीमेंट था, ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस हुआ, हमारे बीच एक एग्रीमेंट बना, दैट एग्रीमेंट इज unlawful. Why? Because the object of that agreement is unlawful. Likewise, अगर Y के घर में चोरी हुई, Y ने केस फाइल किया, पर Y ने चोर को जाके बोला कि देखो तुमने कैश चुराया 20,000 रुपीज़, पर तुम तो आए दिन चोरी करते रहते हो तो तुम्हारे पास तो देखो बहुत पैसा होगा, पर मैं बहुत गरीब हूँ, तो एक काम करो, तुम 40,000 रुपये मुझे दे दो और मैं तुम्हारे अगेंस्ट जो केस है उसको ड्रॉप कर दूंगा, वापस दे दूंगा। अगेन the object of this agreement, if this contract is unlawful, it is unlawful and cannot be enforced in this court, ठीक है, तो ये एक valid contract नहीं रहेगा। Then you have agreements expressly declared void, दिख रहा है? चलो ऐसे देखो पहले, agreements expressly declared void, I hope now it is visible। तो मिस्टर सलमान ने रणबीर से बोला मैरी एनीवन एक्सेप्ट कैट मतलब कैटरीना, राइट, and I will give you 10 crores after 1 year of your marriage। देखो रणबीर is so obedient, right?
तो सलमान ने रणबीर से बोला कि आप किसी से भी शादी कर लो, कैट से मत करो, ठीक है। मतलब ही इज इनडायरेक्टली स्टॉपिंग देयर मैरिज, ही डज नॉट वांट बोथ ऑफ देम टू मैरी, एंड ये दोनों शादी ना करें, इसके लिए सलमान इज पेइंग अ सम ऑफ 10 करोड़ टू रणबीर। अगेन अ फिक्टिशियस एग्जाम्पल, ठीक है। तो मतलब क्या है, आपको क्या लगता है ये एग्रीमेंट ठीक है? मैम इसमें अनलॉफुल तो कुछ नहीं है, क्योंकि अनलॉफुल जैसी तो कोई बात हो नहीं रही है, पर ये एक ऐसा एग्रीमेंट है विच इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void. To be a valid contract, it should not be an agreement which is expressly declared to be void, but this is an agreement which is expressly declared to be void. उसके लिए सबसे पहला सवाल, void का मतलब क्या होता है? with no validity. अभी आप void पढ़ोगे और बहुत डेप्थ में पढ़ोगे तो उसके लिए परेशान नहीं होना, बट फिलहाल void का मतलब क्या होता है? with no validity, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है। Why? Because it is an agreement in restraint of marriage. आप किसी की शादी में बाधा डालने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, it is expressly invalid under the act. एक्सप्रेसली इसको बोला हुआ है कि ये इनवैलिड या void कहलाएगा, ये वैलिड हो ही नहीं सकता। तो ये इनवैलिड है तो ये वैलिड तो होगा नहीं। तो वो एग्रीमेंट जिसको लॉ इलीगल या void बोल देता है, मतलब इसके कोई लीगल इफेक्ट्स हो ही नहीं सकते, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, इसको आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते। अगर ये इनकी बात नहीं मानते हैं, he cannot go to the court. Why? Because एक ऐसा एग्रीमेंट करना, दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एक ऐसा एग्रीमेंट करना विच हैज़ बीन एक्सप्रेसली टोल्ड, मतलब एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि इस टाइप के एग्रीमेंट्स को हम वॉइड मानेंगे, मतलब इनका कोई लीगल इफेक्ट, इनकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी इन द आइज ऑफ लॉ। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बोल सकते हैं, राइट? सो अगर हम एक क्विक रिव्यू करें ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दोज गिवन अंडर सेक्शन 10, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज़ की, वो पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, जो ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट का वो लॉफुल होना चाहिए, इसके साथ साथ जो आप कंसीडरेशन पे कर रहे हो दैट शुड ऑल्सो बी लॉफुल, राइट? देखो द कंसीडरेशन कैन बी लाइक दिस, चलिए छोड़िए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दैट एग्रीमेंट शुड नॉट बी वन विच इज़ एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। कम से कम 2 पार्टीज़ तो होनी ही चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए उन पार्टीज़ का कि एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकें, टर्म्स परफॉर्मेंस के लायक होने चाहिए, मीनिंग सर्टन होना चाहिए, और जिन केसेस में एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें होंगी तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा एंड विल बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट? So to be a valid contract, it needs to comply with all the essentials that have been told. इतनी बातें क्लियर हैं। सबसे पहले ऑफर दिया, एक्सेप्ट किया तो प्रॉमिस बन गया, कंसीडरेशन है तो एग्रीमेंट बन गया, एनफोर्सेबिलिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट में अगर इतनी बातें होंगी तभी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ लीगल इफेक्ट्स। इसके बाद हम अगले क्लास में देखेंगे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है, क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एंड देन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? सो आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको एकदम क्लियर है, राइट? थैंक यू।